हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। मैं है थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्रिस ने काउंट और काउंटेस को किंग का सारा प्लान बता दिया होता है। काउंटेस बोलती है क्रिस के समझाने के बाद में मुझे सब कुछ समझ में आ गया। काउंट बोल रहे होते हैं किंग को मुझे ही चेक करना है, तो आखिर वो मुझे क्यों नहीं बुला रहे। क्रिस बोल रहा होता है आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके वादे के ऊपर तो दूसरों नहीं भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे किंग को नहीं पता कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ। पर यहाँ पे उनको ये तो पता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। काउंटेस बोल रही होती है यहाँ पे किंग काफी डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि हमें उनके प्लान के बारे में पहले पता चल चुका है। क्रिस बोल रहा होता है मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 काम करने के लिए जी रहा हूँ। पहली है काफी शानदार लाइफ जीना और दूसरा अपने दुश्मनों को खत्म कर देना। फिर जब क्रिस अपने कमरे में आता है तो जेनी बोल रही होती है मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। फिर क्रिस जेनी से बोलता है क्या तुम्हें कोई ऐसी टेक्निक आती है जिसकी वजह से तुम 1 साल के अंदर 5 साल की टेक्निक सीख सको। जेनी चिढ़ते हुए बोल रही होती है मुझे मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करनी। तभी क्रिस जेनी को गले लगाते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम क्यूआ को थप्पड़ मारो, जो भी काम उसने मेरे साथ में किया है उसके लिए। जेनी खुश होते हुए बोलती है हाँ एक ऐसी बुक है जो कि इंटरनल स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देती है। 1 साल के अंदर तुम 2 साल की कल्टीवेशन को सीख सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है लेकिन ये बुक तो बेकार है। जेनी सोच रही होती है इस बुक को हेवनली डिफाइन बुक बोलते हैं। इसके लेजेंडरी सीक्रेट्स को ना ही टीचर झोंक चुके और ना ही स्वॉर्ड किंग ली कियान को देख पाए हैं। क्रिस पूछ रहा होता है जेनी आखिर इस इंटरनल स्ट्रेंथ वाली बुक का नाम क्या है, अगर तुम इसका नाम बता देते हो तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगा। और क्या तियानन पवेलियन के अंदर है। जेनी बोल रही होती है क्या तुम अपनी खूबसूरती का यूज करते हुए जहांगीर उनको ट्रिक करना चाहते हो। क्रिस बोलता है नहीं अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, भले ही मैं अपनी ब्यूटी टेक्निक को यूज कर लूँ लेकिन मैं अपनी इज्जत को नहीं खोऊंगा। तभी जेनी क्रिस को गले लगाते हुए बोलती है ये तियानन पवेलियन के अंदर नहीं है। क्रिस बोल रहा होता तो फिर आखिर एक ही जगह है। जेनी बोलती है हेल मेरी स्किल के अंदर है। क्रिस बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस नाम को याद रखूंगा और चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं तुम्हें 22nd बर्थडे पे दूंगा जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आखिर मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जेनी बोल रही होती है मैं फालतू बातें मत करो, किसने बोला तुम्हें मेरी एज बोलने के लिए, जितने साल के तुम होगी उतने साल की मैं होंगी। क्रिस बोलता है ठीक है तुम जो भी कुछ बोल रही हो वही सही है। रात को हम देखते वो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है किसके पेरेंट्स को पता चल चुका है कि क्रिस कैपिटल जाने वाला है, इसी वजह से वो काफी डरे हुए और कुछ भी नहीं बोल रहे। तभी क्रिस अपने भाई जियांग से बोलता है आखिर तुम्हारे मुंह पे क्या हुआ। तभी जियांग अपनी मदर को देखने लगता है। क्रिस सोच रहा होता है शायद से मदर ने इसकी पिटाई करी है। क्रिस बोलता है मॉम क्या हुआ। क्रिस की मॉम बोल रही होती है तुम्हारा छोटा भाई काफी पूरा बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और दिन भर एक काम में बिजी भी रहता है। मुझे काफी टेंशन है कि इसकी शादी नहीं होगी और इसको कभी भी वाइफ नहीं मिलेगी। मुझे मेरे इन-लॉज ने जुआनजो में एक लड़की दिखाई थी जो कि काफी पढ़ी लिखी और काफी सेंसेबल है। उस लड़की का जो फादर है वो एक स्कॉलर है और जुआनू मेंशन में पढ़ाता है। वही उसका ग्रैंडफादर काउंट जुआनू का साथी है, शायद से उसका नाम मिस्टर लिन है। क्या तुम उनको जानते हो। क्रिस सोच रहा होता है मिस्टर लिन को मैं क्यों नहीं जानूंगा, वो जुआनू मेंशन के सबसे लॉयल बंदों में से एक है और जुआनू मेंशन के अंदर उनका स्टेटस बहुत ही बड़ा है। मेरी मदर को उनके ऐसी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी मदर इन लॉ है। मार्शल लिन के ग्रैंड डॉटर की शादी जियांग के साथ में हो रहा है, तो आखिर इसमें क्या ही दिक्कत है। क्रिस बोलता है तो फिर आगे क्या हुआ। क्रिस की मॉम बोल रही होती है मास्टर लिन तो मान गए थे, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई की कम इनकम देखने के बावजूद भी वो लड़की मान गई, लेकिन मेरे हिसाब से वो लड़की काफी अच्छी है इसके लिए और मैं समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। जियांग सोच रहा होता है मैं इनका बायोलॉजिकल बेटा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी बुराई करने से पहले एक बार भी नहीं सोच रही और आखिर अगर मुझे एक अच्छी लड़की मिल रही है तो उसमें क्या ही दिक्कत है। क्रिस की मॉम बोल रही होती है हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ कि इसको एक काफी अच्छी लड़की मिल रही है। जो मिस लेना वो काफी अच्छी डॉटर इन लॉ होगी, इसलिए मैंने जल्दी ही दोनों फैमिलीज के बीच का रिश्ते को पक्का कर लिया। लेकिन तुम्हें पता है सब होने के बाद में इस घटिया लड़के सेंगजिया ने क्या कहा। इसने कहा कि मिस लिन से शादी नहीं करेगा बल्कि हमारे विलेज की वीडियो शादी करेगा। क्रिस सोच रहा होता है सच में मेरा भाई है ना, आखिर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। क्रिस की मॉम बोल रही होती है वीडियो ली उससे कम से कम 7 साल बड़ी है, आखिर उसके ने इसको क्या ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ भी इसकी शादी होने ही वाली है लेकिन अभी भी इसको एक वीडियो शादी करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मेरा बहुत ही दिमाग खराब हो रहा था, इसी वजह से मैंने इसको पीट भी दिया। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रिस है, वरना मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मारती। मेरे पीटने के बाद में तुम्हारे फादर तुम्हें मारते, जब मैं तुम्हें रिकवर करा देती तो मैं फिर से तुम्हें मारती। वही उन लोगों की बातों को सुनकर जेनी हंसने लगती है। क्रिस की मॉम बोल रही होती है सेंग जियांग तुम्हारे भाई और सिस्टर इन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों के सामने मैं 7 साल एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे शादी तय करवाने वाली है वो क्रिस की मदर इन लॉ है। अगर तुम यहाँ पे नहीं माने तो मैं तुम्हें मार मार के मार डालूंगी। मेरे पास में ऑलरेडी एक बड़ा बेटा है जो कि बहुत ही कामयाब है, तुम्हारे ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंग जियांग बोल रहा होता है मैंने वीडियो से प्रॉमिस किया था कि जब मैं काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा तो मैं इससे शादी करूंगा। क्रिस बोल रहा होता है क्या उस टाइम पे तुम्हें वीडियो लियो ने प्रॉमिस किया था। सेंग जियांग बोल रहा होता है नहीं उसने तो प्रॉमिस नहीं किया था। क्रिस सोच रहा होता है ये बेचारा कितना बड़ा बेवकूफ है, सिर्फ एक प्रॉमिस के चक्कर में शादी करने की बात कर रहा था।
और इसको लग रहा था कि यहाँ पे गलत कर रहा है। इसी वजह से मिस लिन के लिए नहीं मान रहा था। डिनर करने के बाद में क्रिस और जियांग गार्डन में आगे होते हैं। क्रिस बोल रहा होता है, मैं मिस्टर लिन की ग्रैंडडॉटर से मिल रखा हूँ। वो एक काफी इनोसेंट और काइंड हार्टेड लड़की है और वो काफी खूबसूरत भी है। क्या तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ नहीं चाहिए? तुम कहाँ एक वीडियो के चक्कर में फंसे हुए हो? सच में यहाँ पे तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। सैन जियांग बोल रहा होता है, बदल मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, बस आपको बता रहा हूँ। आपको तो पता है कि मेरे पास में जितना भी कुछ है वो सब आपकी वजह से है, लेकिन अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं लाइफ टाइम एक लूजर रहता। मैं कहीं से भी मिस लेने के काबिल नहीं हूँ। क्रिस बोल रहा होता है, अब मुझे समझ में आया, तुम अपने आप को काफी लो आंक रहे हो ना। क्या तुम्हें मिस लिन पसंद है? जियांग बोल रहा होता है, बदल एक लड़की जो काफी ज्यादा खूबसूरत है, पढ़ी लिखी और सब कुछ है उसके पास में, तो वो किसको पसंद नहीं होगी? पर मुझे डर है कि उसको मैं पसंद नहीं होऊंगा। यहाँ पे शादी कराने वाली काउंटेस है, इसी वजह से लिन फैमिली हम लोग को मना नहीं कर पा रही। लेकिन यहाँ पे मिस लिन के साथ में तो गलत हो रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं आगे बढ़ते हुए बोलूंगा कि मुझे शादी नहीं करनी, तो इससे मिस लिन और उनकी फैमिली के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और वो लोग काफी आराम से शादी को अवॉइड कर पाएंगे। क्रिस बोल रहा होता है, तुम मेंटली पागल हो, चलो मेरे साथ में आओ। आगे क्रिस जियांग को लेकर मिस लिन के घर पे आ गया होता है। जियांग और क्रिस को देखते हुए मिस लिन समाने लगती है। क्रिस सोच रहा होता है, सच में काफी खूबसूरत और समीर लड़की है। क्रिस बोल रहा होता है, लिन क्या तुम्हें मेरा भाई जियान पसंद है? इससे काफी डर था कि तुम्हारी बराबरी करे तुम्हारे काबिल नहीं है और शायद तुम मुझे शादी नहीं करना चाहती होगी। इस डर में इसने अपनी मॉम को मना कर दिया शादी करने से और इसे काफी ज्यादा मारी पड़ी है। जियांग शर्माते हुए सोच रहा होता है, बदल आके अपने यहाँ पे सब कुछ क्यों बोल दिया? फिर जियांग बोल रहा होता है, बदल मैं पहले ही जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे काफी शर्म आ रही है। तभी लिन बोल रही होती है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। क्रिस सोच रहा होता है, आखिर मिस लिन को जियांग कैसे पसंद आ सकता है? क्रिस बोल रहा होता है, मेरे भाई तुम तो कमाल के निकले, लड़कियों से फ्लर्ट करने में तुम तो मेरे से ही बेहतर हो। जियांग बोल रहा होता है, मैं तो पहले भी इनसे बहुत मिल रखा हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि ये मिस लिन है। मैंने इनसे जितनी बारी बात करी, मैं और ये काफी ज्यादा खुश रहे हैं। क्रिस सोच रहा होता है, जो ओल्ड मास्टर लिन है उनकी फैमिली में पूरे स्क्रॉस भरे हुए हैं और स्क्रॉस की जो बातें होती है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होती, यहाँ तक कि उनसे बात करने तक का मन भी नहीं करता। इस लड़की को मेरा भाई जियान मिला, जो कि काफी ज्यादा बात करने वाला इंसान है, इसी वजह से जियान से काफी ज्यादा अच्छा लगा। ऊपर से जियान मेरा छोटा भाई है, तो मेरी वजह से किसी को भी कोई दिक्कत भी नहीं है और लुक्स के हिसाब में ये है तो मेरा ही भाई ना। क्रिस बोल रहा होता है, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, शादी में मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करूंगा। यहाँ पे हम सभी लोग ज़ोनू मेंशन से बिलोंग करते हैं, तो तुम्हारी शादी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगले दिन जब लिन फैमिली और सेन फैमिली थी, उन दोनों की ऑफिशियली एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के अगले दिन ही किसी ने ज़ोनू मेंशन छोड़ दिया और वो कैपिटल के लिए निकल गया। जो तियांगदा एयरलाइंस और जिन फैमिली थी वो क्रिस को छोड़ने के लिए गए। 3 दिन बाद जब क्रिस कैपिटल पहुंचा तो डायरेक्टली पैलेस गया और किंग से मिलने की बात करी। सीन चेंज होता है, किंग के स्टडी रूम का सीन दिखा जाता है। किंग यून से पूछ रहे होते हैं, आखिर इस लड़के ने पूरे रास्ते में कैसे बिहेव किया है। यून बोल रहे होते, अगर एरोगेंस की कोई सीमा होती है तो इसने उसको भी पार कर दिया है, इसके साथ में आने में हमारा दिमाग खराब हो गया। तभी वहाँ पे बैठे हुए प्रिंस बोल रहे होते हैं, आखिर कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। यूंज बोल रहे होते, वैसे तो ये छोटा मोटा सन इन लॉ है, पर यहाँ पे सिर्फ कैवेलरी को देख के लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ा ऑफिशियल हो। सिर्फ यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 100 बंदे घोड़े लेके चल रहे थे और वो तैनात तो ऐसे थे जैसे कि ये खुद किंग हो। आप सभी को पता है कि हर एक काउंटी में रुकने के लिए बेस्ट कोर्टयार्ड को बुक किया जाता है, पर इसने बेस्ट कोर्टयार्ड को बुक करने के चक्कर में जितने भी हाई रैंक के ऑफिसर्स के अंदर ऑलरेडी रुके हुए थे उन सभी को बाहर फिकवा दिया। किंग सोच रहे होते, सच में ये बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट है, जहाँ तक मुझे पता है मेरा बेटा भी ऐसा बिहेव नहीं करेगा। यूंज बोल रहे होते, मैंने सोचा कि जब ये कैपिटल के अंदर एंटर करेगा तब ये काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा देखे कि हमारा कैपिटल कितना ज्यादा बड़ा है और कितना प्रॉस्परस है, क्योंकि जो भी लोग कैपिटल के अंदर आते हैं उन सभी का ऐसा रिएक्शन होता है। पर इसके मुंह पे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कैपिटल को बहुत ही नीचे देख रहा है। इसने पैलेस को देख के तो और भी ज्यादा गंदा रिएक्शन दिया था, मानो कि इसका ज़ोनू मेंशन हमारे पैलेस से ज्यादा बेटर है। प्रिंस बोल रहा होता है, बहुत सारे पावरफुल नोबल्स जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, वो लोग भी कैपिटल में आने के बाद में काफी ज्यादा शौक जाते हैं और एक नॉर्मल से सन इन लॉ की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमें नीचे देखे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे देखना कि आखिर वो बंदा है कौन। योर मैजेस्टी, मुझे बोलने के लिए माफ करिएगा, जो भी कुछ मैं बोलने वाला हूँ। इसने हमारे पैलेस के डोर को देखते हुए बोला है कि इससे अच्छा डोर तो उसके ज़ोनू मेंशन में है, इस डोर की क्वालिटी भी काफी ज्यादा लो है। क्या ये बात बोल के हम लोग को ज़ोनू मेंशन से कम दिखा रहा था? और इसने ये भी बोला कि हमारे गेट के ऊपर ज़ोनू लिखा हुआ है, तो क्या हम लोगों ने ज़ोनू मेंशन से उधार में गेट लिया है? किंग सोच रहा होता है, क्या मेरे एंसेस्टर्स पागल थे जिन्होंने गेट के ऊपर ज़ोनू लिख दिया? आखिर कोई ज़ोनू को अपने टाइटल के तौर पे कैसे यूज कर सकता है? मेरे जितने भी एंसेस्टर्स हुए हैं वो ज्यादातर वॉरियर्स थे, पढ़े लिखे नहीं थे। सुनने के साथ जो भी अच्छा लगा वो लिख दिया, इसकी वजह से मुझे बेसिस सहनी पड़ी। यूंज बोल रहा होता, अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, इसने तो और भी अजीब अजीब हरकतें करी है। रास्ते में आते हुए हम लोग को रॉयल हाइनेस थर्ड प्रिंसेस मिल रही थी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, जुई किंगडम के अंदर 3 प्रिंसेस है। सबसे एल्डेस्ट प्रिंसेस का नाम है निंगलुओ, जो कि इस साल 28 साल की हो जाएंगी। उन्होंने जिंग जून से शादी करी है, जो कि साउदर्न रीजन का किंग है। सेकंड प्रिंसेस का नाम है निंगहान, जो कि इस साल 26 साल की हो जाएंगी। 10 साल पहले वो जुई किंगडम की सबसे सुंदर लड़की कहा जाती थी।
लेकिन अचानक से वो गायब हो गए, उनके बारे में किसी को भी नहीं पता। थर्ड प्रिंसेस का नाम है निंगयान, जो कि इस साल 14 साल की हो जाएंगी। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली हैं, इसी वजह से उनको उनके हस्बैंड अपने घर से निकाल दिया। वो पूरे साल भर जूडो में रहती है। वो बेहद ही एरोगेंट और डोमिनेंट है। पूरे किंगडम में किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनको ऑफेंड कर दे। किंग को भी थर्ड प्रिंसेस के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। किंग बोल रहा होता है आखिर थर्ड प्रिंसेस के साथ में क्या हुआ। यूंज बोल रहा होता है थर्ड प्रिंसेस हॉर्स रेसिंग कर रही थी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है इस पूरे किंगडम के अंदर खुले मैदान में हॉर्स रेसिंग करना काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम मानी जाती है और इसे काफी ज्यादा इनोसेंट लोग हेल्प भी हो सकते हैं। हालांकि उस जोनो डोर के आगे वाली जगह है वो बहुत ही खाली है और वो 90 मीटर लंबी, इसी वजह से कोई भी उसके अंदर रेस कर सकता है। किंग बोल रहा होता है आखिर प्रिंसेस क्या फालतू काम कर रही थी। यूंज बोल रहा होता है जब हमने देखा कि थर्ड प्रिंसेस की कैवलरी आ रही है तो हम लोगों ने अपनी कैवलरी को रोक दिया और जितने भी गार्ड्स और बाकी सारे लोग थे वो सभी के सभी झुक गए। लेकिन वो सन इन लॉ क्रिश वो अपने केयर से भी बाहर नहीं निकला। उसने विंडो खोली और थर्ड प्रिंसेस की बॉडी की तरफ देखा और बहुत सारे कमेंट पास किए। किंग बोल रहे होते हैं आखिर उसने कैसे कमेंट किए। यूंज बोल रहा होता है उसने बहुत ज्यादा खतरनाक कमेंट किए हैं, ये सर्वेंट की बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही। किंग बोल रहे होते हैं मुझे बता आखिर उसने क्या बोला है। यूंज बोल रहा होता है उसने बोला कि लड़की की बट काफी ज्यादा मोटी है और इसकी वेस्ट भी काफी ज्यादा चौड़ी है। ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि इसके पैर काफी ज्यादा मोटे मोटे और छोटे छोटे हैं, इसके साथ तो कुछ भी करने में मजा नहीं आएगा। प्रिंस गुस्सा करते हुए बोल रहे होते क्या कमीना पे मरने के लिए आया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे थर्ड सिस्टर को ऐसा बोलने की। यूंज बोल रहा होता है अभी तो उसने ऐसा भी कुछ बोला है जिसका मतलब मुझे नहीं पता है। किंग बोल रहे होते मुझे बताओ आखिर उसने क्या बोला है। यूंज बोल रहे होते उस लड़के ने बोला कि वो काफी टाइम से खुद को होल्ड बैक कर रहा है और एक ऐसी लड़की को देख के वो काफी ज्यादा स्टन रह गया है। तभी हम देते किंग हंसने लगते हैं। किंग बोल रहे होते लगता है सर्वेंट अपनी औकात भूल गया है। प्रिंस बोल रहा होता है फादर इस लड़के के अंदर ना ही आपके लिए इज्जत है ना ही मेरे लिए इज्जत है, ये एक बहुत ज्यादा एरोगेंट लड़का है। किंग बोल रहे होते हैं आखिर वो लड़का भी है कहाँ पे। यूंज बोल रहा होता है मर्सी पवेलियन में वो वेट कर रहा है। किंग बोल रहे होते हैं आखिर वो अभी कैसा बिहेव कर रहा है। यूंज बोल रहा होता है जब भी किसी को मर्सी पवेलियन के अंदर बुलाया जाता है और जब उनको पता चलता है कि आपने उसको बुलाया है तो हाई रैंक के ऑफिसर भी अपने घुटनों में बैठ के इंतजार करते हैं। लेकिन उस लड़के ने पास में एक चेयर ढूंढी और बैठ गया। यहाँ तक कि उसने ये तक पूछ लिया कि चाय पानी का इंतजाम नहीं है क्या। मेरे मना करने पे उसने बोला कि हम लोग काफी ज्यादा रूड है। किंग बोल रहे होता है अगर ऐसी बात है तो उसको थोड़ी देर वेट करने दो। सीन चेंज होता है, मर्सी पवेलियन का सीन दिखा जाता है। वही हम देखते हैं यूंज को जो कि सोच रहा होता है जब भी यहाँ पे कोई ऑफिशियल आता है तो मुझे काफी सारा सोन चांदी देता है, लेकिन जब से इस बंदे ने कैबिनेट में एंटर किया है इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि कब से खाने पीने की जिद लगा रखा है। ये बहुत ही बेशरम आदमी है। क्रिस वहाँ पे बहुत देर तक बैठा रहता है, यहाँ तक कि बैठे बैठे उसकी पीठ भी अकड़ गई होती है। क्रिस बोल रहा होता है कब से मैं इन लोगों से खाने पीने के लिए कुछ मांग रहा हूँ लेकिन ये लोग मुझे लगातार इग्नोर कर रहे हैं। क्या किंग यहाँ पे मेरी इतनी ही वैल्यू कर रहे हैं। मैं रात को तो इस पवेलियन में नहीं रुकने वाला। मुझे ज़बा की काफी ज्यादा याद आ रही है। घर पे उसने मुझे काफी अच्छा खाना दिया था खाने के लिए, यहाँ तक कि मैं काफी आराम से उसके साथ में सो भी रहा होता। तभी वहाँ पे जो यूंज होता है वो झुकते हुए बोलता है योर मैजेस्टी आपका स्वागत है। वैसे तो किसी का बिल्कुल भी मन नहीं था झुकने का लेकिन फिर भी उसे झुकना पड़ा। क्रिस बोल रहा होता है किस किंग को ग्रीटिंग पे करता है। तभी जो किंग होते हैं वो जाके अपनी कुर्सी बैठ जाते हैं और बोलते हैं उठ जाओ। क्रिस सोच रहा होता है अच्छा ये बंदा है किंग, दिखने में तो ये काफी हैंडसम है और ना ही ये कोई कमीना और चालाक बंदा दिख रहा है। देखने में तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया आदमी लगा। रास्ते पर मैं सोचते हुए आया हूँ कि आखिर मैं इसे कैसा सवाल पूछेगा और ये मुझसे बातें निकलवाने की कोशिश करेगा कि आखिर मैं इनको धोखा कैसे दे रहा हूँ। पूरे रास्ते पर यूंज ने मेरे ऊपर बहुत ही ध्यान रखा है। मेरे हर एक बात और हर एक काम को नोट किया गया है। पक्का किंग को भी रिपोर्ट कर दिया गया होगा। लॉजिकली बोलूं तो किंग काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। मैंने यहाँ पे इनकी बेटी के बारे में बहुत कुछ कहा है, यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा है कि उसके पाँव काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन देख के लग नहीं रहा कि किंग बहुत ही गुस्से में है। किंग बोल रहा होता है क्रिस तुम्हारी फैमिली ने टाइट सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है, आखिर तुम्हारा अगला प्लान क्या है। क्रिस सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बात कर रहा है। क्रिस बोलता है क्या मैं यहाँ पे सच बोलूं। किंग बोल रहे होते तुम मुझे झूठ बोल भी नहीं सकते, तुम्हें यहाँ पे सच ही बोलना होगा। क्रिस बोल रहा होता है किंग आराम से बैठ जाइए और मेरी बात को आराम से सुनिए। किंग सोच रहा होता है रास्ते पर छोटा मोटा सनी लोग काफी ज्यादा एरोगेंट बनते हुए आया है, पर जब भी मेरे सामने आ चुका है तब भी काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा है। किंग बोल रहा होता है तुम्हें अपनी बात कहनी है नहीं कहनी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्रिस बोलता है ठीक है फिर मैं आपको बताता हूँ। अगला मैं रिवेंज लेने वाला हूँ, मैं मार्केस ऑफ झेन युआन सुनान को मारने वाला हूँ। गुस्सा करते हुए किंग बोल रहे होते क्या तुम्हें पता नहीं है मार्केस ऑफ झेन युआन से हमारे क्राउन प्रिंस से बिलोंग करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे उनका फोर्स अपने मुंह पे लाने की। क्या तुम्हें कान जोनों ने कुछ भी नहीं सिखाया या फिर तुम मेरे सामने काफी ज्यादा हाई बनने की कोशिश कर रहे हो। इतना एरोगेंस नहीं चलेगा। क्रिस बोल रहा होता है सू फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में बहुत ही नफरत है। जिस दिन मेरे फादर इन लोग क्यू तियानवे से वांगा के ऊपर फाइट कर रहे थे उस दिन मैं टाई सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए गया हुआ था। सू जियानी अपने साथ में 100 से ज्यादा वेस्टर्न सोल्जर्स को लेके आया और उस जोनो मेंशन के अंदर बहुत सारे लोगों को मार डाला। 100 से ज्यादा लोग मारे गए और मेरी वाइफ और मदर इन लॉ इंजर्ड हो गई। मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे मैटर को इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। किंग बोल रहे होते इस गधे को बिल्कुल बात करना नहीं आता, इसको बाहर फेंक दो।
फिर जो गार्ड्स होते हैं वो किस को बाहर फेंक देते हैं। जुआनो मेंशन के गार्ड्स आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं बता इन लोग ठीक है ना। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है इसी के साथ में क्रिस और किंग की पहली मीटिंग खत्म होती है। आगे जो क्रिस होता है अपनी फैमिली के विला में आ गया होता है। जावाई बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या किंग ने आपको मारा। क्रिस बोल रहा होता है नहीं मुझे मोनाक ने नहीं मारा, हमारे बीच में काफी अच्छी बात हुई है। जावाई बोलती है क्या आप सच बोल रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वैसे क्या खाना तैयार हो चुका है, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। जावाई बोल रही होती है हाँ खाना तैयार हो चुका है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जेनी की जो कुकिंग स्किल है वो काफी ज्यादा एवरेज है, लेकिन जावा की कुकिंग स्किल काफी ज्यादा कमाल की है। जावा यहाँ पे किसके साथ में कैपिटल आई थी, वो काफी परेशान थी, लेकिन वो किसके लिए काफी ज्यादा खुश भी थी। जावा सोच रही होती मैं बदल लोग के साथ में बाहर रखी हूँ तो मैं आराम से बदल लोग के साथ में बैठकर खाना खा सकती हूँ। अभी बदल लोग पूरी तरीके से मेरे हैं, मिस मुझे माफ करिएगा, मेरे से लड़की के लिए ऐसे थॉट्स रखना काफी ज्यादा गलत बात है, लेकिन फिर भी मुझे बदल लोग काफी ज्यादा पसंद है। रात को हम देते जावा किसके पास में आ गई होती है। क्रिस बोलता है जावा ये मत करो, भले मैं अपने वाइफ के साथ में नहीं हूँ लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। जावाई बोल रही होती मुझे तो यंग मिस नहीं भेजा है आपको इस तरीके से सर्व करने के लिए, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आपको बाहर के लड़कियों से दूर रखना है, मुझे खुद से नहीं। क्रिस बोल रहा होता लेकिन फिर भी तुम आज रात के लिए यहाँ पे नहीं आ सकती। फिर क्रिस होते हुए बोल रहा होता है मैं कितना अच्छा हस्बैंड हूँ ना, जेनी के यहाँ पे ना होते हुए भी मैं काफी ज्यादा लॉयल हूँ। तभी क्रिस बैठते हुए बोल रहा होता है मैं तो मुकोन के बारे में भूल ही गया था। जावाई बोल रही होती है हाँ यंग मास्टर कहाँ पे है। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुमने किसी को भी मुकोन के पास में नहीं भेजा, ये बोलने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। जावाई बोल रही होती है आपने नहीं बोला इसी वजह से मैंने किसी को भी नहीं भिजवाया। क्रिस सोच रहा होता है पता नहीं क्यों पर मुकोन हमारी फैमिली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, सभी लोग उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं कल उसके पास में जाऊंगा उसको देखने के लिए, मुझे देखना कि आखिर वो इंपीरियल कॉलेज के अंदर कैसे बुली हो रहा है। जावाई बोल रही होती है मुझे प्रिंस से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आपसे फर्क पड़ता है। तभी क्रिस को रोकते हुए बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि मुझे अपना रूम खाली चाहिए। सीन क्या होता है मैं पैलेस का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं झंडू को जो कि बेरियो के अंदर कैद होता है और वो किंग को ग्रीट कर रहा होता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कैद होने के बाद में झंडू पहली बार किंग से मिल रहा है। कैद होने के बाद से झंडू के ऊपर कोई भी ट्रायल नहीं किए गए, यहाँ तक कि उसे करप्शन के बारे में भी कोई सवाल नहीं किया गया। प्रिजन में कोई भी इसके साथ में गलत तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, ये एक ऑर्डिनरी सेल में रह रहा है, ऑर्डिनरी खाना खा रहा है। वही झंडू का सेकंड सन है, वो कैपिटल में एक ऑफिशियल है। अपना काम खत्म करने के बाद में रोज वो प्रिजन के सामने आके झुकता है और ये काम वो दिनों रात दोनों टाइम करता है, बिना किंग के परमिशन के और फादर से मिलने के लिए नहीं जा सकता, तो इसी वजह से रोज वो प्रिजन के सामने झुकता है ताकि वो दिखा सके कि वो अपने फादर के साथ में दुख और सुख में खड़ा है। ऐसे ही करते करते 2 महीने बीत चुके हैं। किंग युआनजुन कुछ भी नहीं कह रहे, वही वहाँ पे खड़े युनजुन ने किसने क्या किया है सब कुछ बताया, यहाँ तक कि उसके एरोगेंस के बारे में बताया गया, उसने जुआनो गेट और प्रिंसेस के बारे में क्या कहा ये भी बताया गया। युंच बोल रहा होता है किंग तुझसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे किस जो भी कुछ कर रहा है वो एक्टिंग कर रहा है या सच में ऐसा है। झैंगडू बोल रहा होता है किसने यहाँ पे जो भी कुछ किया वो अपने दिल से किया है, लेकिन ये सब एक्टिंग थी। युंच बोलते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। झैंगडू बोल रहा होता है उसने जो भी कुछ कहा है वो उसके असली थॉट्स थे, उसको ये बात क्लियरली पता होगी कि उसकी बातों को कोई ना कोई तो नोट कर रहा है, वो चाहता तो अपनी बातों को दिमाग में रख सकता था, लेकिन उसने ये बात क्लियरली बोल दी, ये उसकी एक्टिंग थी। वो यहाँ पे किंग को भरोसा दिलाना चाहता है कि वो एक बेवकूफ इंसान है। युंच बोल रहे होते जब वो किंग से पहली बार मिला तो किंग ने उससे पूछा कि आखिर वो क्या करने वाला है, तो उसने बोला कि वो झेंगुआन मैंसन के सुनान को मारने वाला है, क्या ये बात सच है या झूठ। झेंगडू बोलता है हाँ ये बात सच है। युंच बोल रहे होते किंग तुमसे पूछना चाहते हैं क्या क्रिस एक ऐसा इंसान है जो कि हम लोग यहाँ पे रेबल कर दे। झेंगडू बोल रहा होता है अगर आप उसको इस हद तक फोर्स नहीं करोगे तो कभी भी विद्रोह नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने उसको फोर्स किया तो फाइट बैक करेगा, वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। युंच बोल रहे होते किंग पूछना चाहते हैं कि आखिर उसका आइडिया क्या है। झेंगडू बोल रहे होते वो बिना किसी दिक्कत के बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी लाइफ को जीना चाहता है। युंच बोल रहे होते बिना किसी नफरत के लाइफ जीने का मतलब क्या है। झेंगडू बोल रहा होता जो भी उसको खिलाफ जाएगा वो सभी लोगों को मार डालेगा। किंग बोल रहे होते ये बंदा तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, तो आखिर इस बंदे ने तुम्हें मार क्यों नहीं दिया। झेंगडू बोल रहे होते इसी वजह से क्योंकि मैंने कभी भी उसको ऑफेंड नहीं किया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है शुरुआत से लेके अंत तक झेंगडू और किस के बीच में बस पॉलिटिकल फाइट रही है, इन दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर कोई भी नफरत नहीं थी। जैसे यहाँ पे विनर डिसाइड हो गया तब किसने यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं किया और झेंगडू को उसके हाल पे छोड़ दिया। किंग सोच रहा होता है जो बंदा है क्रिश ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने से भले ये बहुत ही घटिया इंसान लगे लेकिन ये बहुत ही स्किल्ड इंसान है, ये जो भी काम कर रहा है वो काफी ज्यादा कैलकुलेट करके कर रहा है। किंग बोलते हैं झेंगडू तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किसको मार देना चाहिए। झेंगडू बोल रहा होता है नहीं उसको मत मारिए। किंग बोलता है लेकिन मैं उसको क्यों ना मारूं। झेंगडू बोल रहा होता है जो बच्चा है ये बिल्कुल एक सांप ब्लेड की तरह है जो कि कभी भी काम आ सकता है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं क्रिस को जो कि जिन विला में सो रहा होता है। क्रिस अकेले ही कमरे में होता है और वो सो नहीं पा रहा होता, बल्कि वो एनालाइज कर रहा होता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्रिस सोच रहा होता है सबसे पहले चीज तो ये है कि किंग मुझे नहीं मारने वाले, क्योंकि जब तक वो फोर्स नहीं करेंगे मैं विद्रोह नहीं करूंगा। अगर मुझे मार दिया गया
तो मेरे फादर इन लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो किंगडम को ज्वाइन कर लेंगे और ये इतना बड़ा रिस्क है, इसको किंग नहीं संभाल सकते। क्रिस सोच रहा होता है हमने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, यहाँ पे हमको एक टाइटल मिलना चाहिए था, पर किंग हम लोग को टाइटल नहीं देना चाहते, यहाँ तक कि वो हमको मार्केट बनाने तक के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अगर मैं कैपिटल आया तो मैं अपने फादर इन लोग के टाइटल लेके जाऊंगा और उसके बाद मैं सू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन ये टास्क यहाँ पे बहुत ही बड़ा है क्योंकि सू फैमिली कमजोर फैमिली तो नहीं है, वो टॉप नोबल फैमिली में से एक है और जो मार्केट सुनान है वो तो खुद ही क्राउन प्रिंस है और आर्मी के जनरल है। वही जो उनकी बहन है वो एक मोनार्क की कंकुबाइन है। मेरे यहाँ पे तीसरा काम होने वाला है कि मुझे यहाँ पे फिफ्थ प्रिंस को हर एक पॉलिटिकल काम में सपोर्ट करना है। निन को किंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उनके पास में तो प्रिंस की पावर भी नहीं है। निन जेंग को उठाना बिल्कुल ही जमीन को आसमान के बराबर उठाना होगा, लेकिन इसी काम में तो मैं बेहतर हूँ। मैं यहाँ पे क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस को यूज करने वाला हूँ, वो मेरे एक प्रोटेक्शन बेरी की तरह काम करेंगे जो कि सू फैमिली से फाइट करेंगे। आज जो मैंने कहा कि मैं सुनान को मारना चाहता हूँ, ये बात कल पूरे कैपिटल में फैल जाएगा और वो थर्ड प्रिंस और प्रिंस वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं सू फैमिली के ऊपर अटैक करना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई फैमिली आगे बढ़ते हुए किसी भी प्रिंस को सपोर्ट नहीं कर रही जिससे कि उनको फ्यूचर का किंग बनाया सके। वो लोग चाहते हैं कि आपस में लड़के जो भी ज्यादा पावरफुल और कमजोर प्रिंस है वो पहले ही मारा जाए। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है थर्ड प्रिंस का नाम है निंगयान और सभी उनको स्पेशल वुमेन के नाम से पहचानते हैं। जो निंगयान है वो कोई विडो नहीं है। कहा था कि निंग और उसके हस्बैंड के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी, तो इसी वजह से उसने पब्लिकली कह दिया कि मेरे पति मारे गए और मैं एक विडो हूँ। क्रिस को अपने सोर्सेस से पता चला कि निंगयान ने अपने पति को बहुत ही पीड़ा था उसको छोड़ने से पहले और उसके अपने पति के साथ में काफी गंदे रिलेशन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। किंग को निंगयान के लिए बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने उसको कुछ भी करने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद में निंगयान एक बहुत ही बड़ी बुली बन गई और वो सभी लोगों को बुली करती रहती है। इस लड़की के पास में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, लेकिन इसकी मसल स्किल्स काफी ज्यादा शानदार है। ये काफी ज्यादा एरोगेंट है और बिना बात के कोई भी काम करती है। इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो होता है मजे करना। ये लड़की काफी ज्यादा क्रेजी है, लेकिन अपना साथी बनाने के लिए काफी ज्यादा कामयाब भी है। ऐसे लोग काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और क्रेजी लोगों को संभालने की तो मेरी आदत है, मैं इसे आराम से संभाल लूंगा। निंगयान कल मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, तुम पक्का से आओगे मेरे से बदला लेने के लिए। मैं भी तुम्हारे यहाँ पे आने का वेट ही कर रहा हूँ। किंग से बातचीत करने के बाद में झेंगडू वापस अपने प्रिजन में चला गया। किंग सोच रहा होता है पैदा होने के साथ ही इतना टैलेंटेड होना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। झेंगडू फिलहाल के लिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। फिर किंग अपने पास से सामान निकाल लेते हैं। किंग सोच रहा होता है अब मैं टेसिटी के ओनर को मार्केस बना रहा हूँ। जिंजू मैं तुम्हें एक मार्केस बना रहा हूँ, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। देखते तुम्हें पसंद आता है कि नहीं आता। अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये तुम्हारी गलती है कि तुम मार्केस नहीं बन पाए। किंग उस फरमान को यूंज को देते हुए बोल रहे होते जाकर इसको जिन फैमिली को दे देना। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है भले ही मुकोन को उसकी फैमिली भूल जाए, लेकिन वो फिलहाल के लिए कैपिटल के अंदर बहुत ही फेमस बंदा बन चुका है। जो थर्ड प्रिंसेस है वो भी मुकोन से मिल चुकी है। मुकोन बोल रहा होता है मेरी बुक इतनी बड़ी हिट रही कि आखिर कितनी बिकी है मुझे भी नहीं पता। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है इस बुक की जो रेपुटेशन है वो कुछ खास नहीं है, ये एंडलेस विंड एंड मून से थोड़ी सी अलग है और जो इसके सीनियर वो भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बुक काफी ज्यादा शानदार है। फायर्स बैक्स द हेवन जैसे ही मार्केट में आई वो काफी ज्यादा बिकने लगी। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस बुक के पन्नों की कीमत सोने के बराबर हो चुकी है। बहुत ज्यादा फेमस लोग इसको पढ़ के काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। पढ़ते हुए लोग बोल रहे होते इसके अंदर काफी ज्यादा कमाल की पोएम लिखी हुई है, यहाँ तक कि हर एक चीज के अंदर काफी ज्यादा कमाल की लिखी हुई है। वही एक दूसरे ग्रुप के भी लोग हैं जो कि बुक को देखते हुए काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। इसको इंपीरियल कॉलेज के बच्चे भी पढ़ते हैं जो कि मार्शल आर्ट और बाकी सारी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो इंपीरियल कॉलेज के बच्चे हैं वो इसको पब्लिकली नहीं पढ़ते, आराम से अपने कमरे में बैठ के इसको पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिसने इन किताबों का कवर चेंज कर दिया और अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये किताब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। उनका यही मानना है कि बाउंडलेस विंड एंड मून के सामने ये बुक कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके ये मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बुक एक बहुत ही बड़ी हिट हो चुकी है। क्योंकि बाउंडलेस विंड एंड मून के अंदर भी एक राइटर तो मुकोन ही था और इस बुक के अंदर भी एक राइटर तो मुकोन है और एक राइटर है क्रिश। अब मुकोन इंपीरियल कॉलेज में एक सेलिब्रिटी बन चुका है। इंपीरियल कॉलेज का एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है जो कि मुकोन की लिखी हुई बुक को नहीं पढ़ता। हालांकि जब वो सामने से मुकोन से मिलते हैं तो मुकोन के सब लिखने से मना करते हैं, लेकिन घर जाने के बाद में उनका सबसे पहला काम होता है मुकोन की किताब को पढ़ना। उनको ये पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। हम देखते हैं मुकोन के पास में बुक सेलर आया होता है जो कि बोल रहा होता है मास्टर मुकोन प्लीज इस बुक का थर्ड वॉल्यूम लिख दीजिए, आपके इस बुक के लिए लोग पागल होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो थर्ड प्रिंसेस है निंगयान, उन्होंने मुझे बोला कि अगर इसके थर्ड वॉल्यूम जल्दी ही आ गई तो वो हमें फेवर करेंगी। मुकोन सोच रहा होता है इसे लिखना तो मैं भी चाहता हूँ, पर मेरे पास में आगे की कहानी ही नहीं है। ब्रदर इन लोग आखिर आप कैपिटल कब आओगे? आपको पता नहीं कि मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे आपने मुझे एक लेटर भी नहीं लिखा था, कहीं आप लोग मुझे भूलते नहीं गए ना। सीन चेंज होता है, हमें प्रिंसेस निंगयान के पैलेस का सीन दिखा जाता है जहाँ पे एक बंदे को बांध के कोड़े मारे जा रहे होते हैं। जो बंदा मार खा रहा होता है वो बोलता है कि मेरे फादर काउंट रह चुके हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली में उन्होंने मिनिस्टर की तरह काम भी किया है,
आखिर तुम मुझे यहाँ पे मार क्यों रही हो? जो गार्ड उसको मार रही होती वो बोलते आके तुमने पब्लिकली ये बात कैसे बोल दी कि हमारी जो प्रिंसेस है उनकी बट मोटी है। वही कमरे में हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि आराम से बैठ के मुकोन की लिखी हुई बुक को पढ़ रही होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है ये बुक तो काफी तक कमाल की है, मैं इसे 5 बार पढ़ चुकी हूँ लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरा। बाउंडलेस विंड एंड मून और ब्रेक द हेवन ये दोनों की दोनों किताब उस कमी ने कृष्ण लिखी है। आखिर 2 अलग टाइप की किताबें एक बंदा कैसे लिख सकता है? फिर वो बुक को फेंकते हुए बोल रही होती इसे फेंक देना, ये बहुत ही कचरा बुक है। वही दूसरी बुक को आराम से बैठ के पढ़ने लगती है। प्रिंसेस बोल रही होती है मैं इसको 6ठी बार पढ़ रही हूँ लेकिन फिर भी ये बुक उतनी ही इंटरेस्टिंग है। प्रिंसेस गार्ड से बोल रही होती है जाके बुक सेलर से पूछो कि बाउंडलेस विंड एंड मून एंड ब्रेक द हेवन का 2nd वॉल्यूम कब आएगा। अब मैं इंतजार नहीं कर सकती, तो वो बुक जल्दी आ जानी चाहिए वरना मैं उस बुक सेलर की दुकान को जला दूंगी। गार्ड बोल रही होती है ठीक है मैं भी जाके बुक सेलर को धमकी देके आती हूँ। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था और अभी तक जितने भी चैप्टर्स आ रखे हैं मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे ही नए चैप्टर्स आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।